अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 8। बड़ी दिलचस्प सियासी सूरत हाल रही है पिछले कोई 72 घंटों में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो कि पार्लियामान में बहुत कम आते हैं, आते ही तकरीबन नहीं है, और वैसे भी सियासी जमातों से उनका ज़्यादा लेन देन नहीं रहता, वो उनकी अपनी नौयत का सियासी मिजाज है। लेकिन हमने ये देखा कि कहानी शुरू हुई जब कुछ क़यासराइयाँ हुई, कुछ फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दे दिया, बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं उन्होंने। इस वक्त जो बनाए वेंटिलेटर भी बना लिए, लेकिन साथ साथ कोई सियासी वेंटिलेटर भी बनाने के शौक़ में उन्होंने कुछ अच्छी बातें की। उन्होंने कहा जी हालात ज़रा बेहतर होने चाहिए, अंदर पार्टी में डिवाइड नहीं होना चाहिए और सबको मिल के चलना चाहिए। जब पार्टी में डिवीज़न होता है तो फिर पार्टी को नुकसान होता है। उन्होंने नाम ले दिया शाह महमूद कुरैशी साहब का, असद उमर साहब का, जहांगीर तरीन का। खैर बहरहाल बात आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद ये भी बात आई कि अच्छा जो बेंगल साहब हैं वो छोड़ के, उन्होंने कहा जी हम इत्तेहाद छोड़ के जा रहे हैं। उससे ज़रा और क़यासराइयाँ बड़ी लोगों ने कहा अच्छा कहाँ जा रहे हैं भाई, शायद हुकूमत ही नहीं रह रही, शायद लोग छोड़ते जा रहे हैं। फिर ये हुआ कि जी PMLQ जो है वो खाने पे नहीं आएगी प्राइम मिनिस्टर के, तो कहा जी अच्छा इसमें तो ज़रूर कोई कहानी है। और अच्छा फिर ये हुआ कि जी खाना प्राइम मिनिस्टर ने किया है, और साथ ही उसी दिन खाना चौधरी शुजात के यहाँ उनके एक मिनिस्टर ने मद्दू कर दिया लोगों को। बहरहाल ये बात चलती गई। प्राइम मिनिस्टर कल भी आए उसमें पार्लियामान में, उन्होंने आके बातचीत की, ठीक ठाक उन्होंने अपनी पोजीशन बयान की। उन्होंने परसों आए, उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी किसी से, ये कहा ज़रूर उन्होंने कहा मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी ऑपोजिशन से तो कोई लड़ाई नहीं, मैं तो एक्चुअली चाहता हूँ कि भाई हम मुल्क को आगे लेके चलें, रिफॉर्म हो एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके वहाँ उन्होंने बातें भी की कि मदीना की रियासत और मेरिटोक्रेसी एट्सेट्रा। उसके बाद फिर कल हमने देखा कि पार्लियामान में खूब गर्मा गर्मी हुई, आज भी गर्मा गर्मी। फिर प्राइम मिनिस्टर आ जाए और आज उन्होंने पार्लियामान में कुछ बातें कहीं, उसमें से हम आपको कुछ सुनाते हैं। पहले तो उन्होंने कहा ये कि जी सबका ख्याल है कि -1 और पार्टी को आगे लेके चलें और मुल्क को आगे लेके चलें। सुनिएगा ज़रा। किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा -1 की आज बात की। और वैसे नाज़रीन ने कल परसों ये भी कहा कि मैं तो इसलिए रहूँगा क्योंकि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं। फिर सवाल था कि भाई किसकी चॉइस, किसको ये बता रहे हैं कि चॉइस नहीं है? क्या ये उनको बता रहे हैं जिन्होंने इनकी मदद की है हुकूमत में आने की? बहरहाल फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये NRO का किस्सा है सारा जो अपोजिशन करती है। सुनिएगा। ना ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कहे कि जी फिक्र ना करो मैं NRO आपको दे दिया। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा बात इस वक्त ये है कि मुल्क को रिफॉर्म की ज़रूरत है, और रिफॉर्म नहीं होगा तो हमारा कुछ नहीं बनेगा, और हमें रिफॉर्म के एजेंडे पे रहना है। उन्होंने कहा कि ये जो कुर्सी है इससे मुझे कोई लगाव नहीं है, कुर्सी तो आनी जानी चीज़ है। सुनिएगा क्या कहते हैं। तो कभी भी, और मेरे यंग पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। कभी डर नहीं, कुर्सी आने जाने की चीज। लेकिन जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए वो है आपका नजरिया। कुर्सी आनी जानी चीज़ है। उन्होंने फिर रिफॉर्म की बात की काफ़ी तफसील में कि हम रिफॉर्म चाहते हैं और अब माफिया को भी ख़त्म करेंगे, सब कुछ करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि PIA के हवाले से कहा कि तनकीद की जा रही है कि जी PIA को किस तरह हैंडल किया, वो तो हमें करना था। पायलट्स को देखें कि अगर फेक लाइसेंसेस है। और नाजरीन चलते चलते आपको ये बताते चलें कि यूरोपियन यूनियन ने कुछ ही घंटों पहले ये एक इशू किया है, सर्कुलर ख़त लिखा PIA को, और ये कहा इन्होंने कि आपका 6 महीने के लिए हम लैंडिंग राइट्स सस्पेंड करते हैं यूरोप में, क्योंकि ये पूरी कंट्रोवर्सी चल गई कि लाइसेंस जो हैं वो फेक लाइसेंसेस हैं। सो सवाल जब भी यही लोगों ने कहा था कि फेक लाइसेंस की वजह से सवाल उठेगा कि कितना सेफ है PIA को अपने मुल्क में आने देना, तो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने तो ये कदम उठा लिया है कि उन्होंने सस्पेंड कर दिए PIA के राइट्स। अब इस पे आगे क्या होता है वो तो देखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बड़ी तफसील में बातें की, और उन्होंने ये जो बात उन्होंने अपोजिशन के हवाले से की कि ये NRO चाहते हैं, और फिर उसमें उन्होंने फिर से बिलावल भुट्टो की नकल उतारी का बारिश गिरती है तो गिरता है, कुछ
इन्होंने कहा कि जब आप सियासत असल में नहीं करते और हेरिडिटरी होती है तो ये तो उस पर ये बड़ी दिलचस्प थी इनकी प्राइम मिनिस्टर की बात, क्योंकि आज जब सुबह हुई तो फवाद चौधरी साहब ने, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा कि अब हमें चाहिए कि अपनी लड़ाई झगड़े दोनों साइड्स खत्म करके क्या करें, सुनिएगा। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला ये जो साल होगा इसमें हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए, और एक मिनिमम कॉमन एजेंडा में हमें रिफॉर्म्स, हमें जुडिशल इस्लाहात करनी चाहिए, हमें नैब के लॉ में इस्लाहात करनी चाहिए, हमें दूसरे जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, NFC अवार्ड है, उनके ऊपर मिल करके इस्लाहात। और नाज़रीन ये भी आपने देखा होगा कि आज पार्लियामान के बाहर अपोजिशन, पूरी अपोजिशन जमा हुई और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत कॉन्फिडेंस अपना ख़त्म हो गया, पीपल्स कॉन्फिडेंस इज एंडेड इन द गवर्नमेंट और ये चलेगी नहीं और इसको हम रिजेक्ट करते हैं। काफ़ी वो नाराबाजी वगैरह भी हुई और शाहिद खाकान नवाज़ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा वो भी देखिए। एतमाद हुकूमत खो चुकी है, अपने मेंबरान का, अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। आज हम चैलेंज करते हैं इमरान खान को, ये असेंबली में आए, एतमाद का वोट लेकर दिखा। अच्छा, वो अब कह रहे हैं जी वो एतमाद खो बैठी, अभी पता नहीं खो बैठी या नहीं, कोई उसके आसार इस तरह से तो नहीं है, क्योंकि फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को हम सुन रहे थे एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी नहीं हम तो बिल्कुल हुकूमत के साथ हैं। PMLQ से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी नाराज़गी है लेकिन ऐसी नहीं है कि हुकूमत कोई छोड़ के जा रहे, इत्तेहाद को छोड़ के जा रहे। और अभी कुछ ही मिनट पहले नाजरीन बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट आया, और पता नहीं अभी है या नहीं हमारे प्रोड्यूसर के पास, लेकिन ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया, ये PTI के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अब एक नए प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने ये कहा हम कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों को बताएंगे। तो ये कुछ ऑपोजिशन है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की आज बातें थी उससे तो दूर दूर से कहीं उनको लग नहीं रहा था कि खतरा है। इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं, मोहम्मद बालिक हमें ज्वाइन, और हम इनसे पूछेंगे कि ये दो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे, हाउ डू दे सी दिस। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये जो लुब्बे लुबावे पिछले 2-3 दिन का, आप कैसे देखते हैं इमरान खान को इस वक्त? बहुत शुक्रिया आपका नसीम, जो सूरत हाल आपने बयान की है और साथ साथ जो आपने फुटेज भी दिखाई है, उसके बाद ये कहना कि किसी किस्म की परेशानी नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब को, मेरे ख्याल से ये बहुत अंडरस्टेटमेंट होगा। परेशानी तो बहुत है, कभी वो बात करते हैं कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कभी वो खुद अपने काबीना में कहते हैं कि 6 महीने का टाइम हमारे पास है, कभी उनके मिनिस्टर खुद इंटरव्यूज दे देते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका को, कभी उनकी फाइटिंग पार्टी के अंदर जो चल रही है वो हमारे सामने है, और क्या सबूत होते हैं किसी हुकूमत के शेकी होने का। ये बहुत कुछ है मेरे नजदीक। जब आप कुर्सी की बात करने बैठ जाते हैं तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। ये मैसेज जो था कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ना नसीम ये आपके लिए था, ना मेरे लिए था, ना अपोजिशन के लिए था, ना लोगों के लिए था, ये था जो लेके आए थे। बिल्कुल कोई इसमें इबाम मुझे नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के इस तरह की गुफ्तगू कर दी। जी मैं जरा बात अपनी पूरी करूँ नसीम, जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए आज हमें चैलेंजेस क्या है, कल की और आज की तकरीर में सिवाय अपोजिशन का रोने के मुझे बताइए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौन सी बात की है किसी भी एक इशू के ऊपर? डिड ही टॉक अबाउट कोरोना? डिड ही टॉक अबाउट मईशत? डिड ही टॉक अबाउट महंगाई? डिड ही टॉक अबाउट एनी प्रोमिसेस दैट ही हैज मेड? तो आपके पास ये जो रोना धोना है पिछलों का, बिल्कुल ठीक है, वो लुटेरे थे, वो डाकू थे, वो सब कुछ थे, आधे डाकू में जब आपके साथ हैं, ये सारी रियलिटीज है ग्राउंड की। अगर इसके बावजूद आप वही रेटरिक रोते रहेंगे और काम की कोई बात करके नहीं देंगे, कश्मीर में क्या हो रहा है कोई जिक्र था प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पीच में? ये PIA का जिस दिन ये फैसला किया था उस मिनिस्टर ने अनाउंस करके कि हमारे 290 पायलट जो है वो जारी डिग्रियों पर हैं, अभी तो ये एक एग्जाम हुआ है। दुनिया की जितनी एयरलाइंस में पाकिस्तान के पायलट सारे के सारे घर आएंगे। ये वो जी बिल्कुल, हाँ वो तो बात सामने आ गई ना। बिल्कुल, हमारे साथ इमरान खान भी हैं एंकर, उनके पास भी मैं चलती हूँ और फिर आपके पास भी आऊंगी। बुखारी साहब, ये तो नाज़रीन बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब ने आज भी जो कहा, हमने बड़ी यानी कि तारीफ की कि जिस तरह हैंडल किया उन्होंने PIA की वो जो क्रैश की इंक्वायरी है, यकीनन उसका कंटेंट ठीक था लेकिन बड़े भोंडे तरीके से उसको हैंडल किया, उसका नतीजा भी सामने आ गया। जी इमरान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप किस तरीके से देखते हैं पिछले 3-4 दिनों का जो प्राइम मिनिस्टर का जो भी उन्होंने बातें कही हैं, जो उनका बिहेवियर रहा है पॉलिटिक्स में? देखें, इस वक्त इमरान खान की आप हमायत कर नहीं सकते वरना आपको गालियां पड़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज जिस हालत में भी पाकिस्तान है वो सबके लिए अकेला इमरान खान जिम्मेदार नहीं है।
उसको आपने बड़ा चलता चलाता दूध और शहद की नहरें बहता हुआ आपने मुल्क उसके हवाले किया था। पीएमएलएन के लोग खुद कहते रहे हैं कि जिस तरह का मुल्क हमने इसको दिया है ना, 3 साल तो इसका लक कहते हैं पंजाबी में कमर को, कि 3 साल तो इसकी कमर ही सीधी नहीं होगी। जिस हालत में हमने इसको मुल्क दिया है, जैसी इकोनॉमी हमने इसको दी है, ये याद करेगा हुकूमत लेने के बाद, क्योंकि इनको पता चल गया था उसकी हुकूमत आने वाली और वाकई उसकी कमर सीधी नहीं हुई। ऊपर से ये कोरोना का पेंडेमिक पड़ गया है। तीसरा, हर आदमी उसको ब्लैकमेल करता है, हर अपोजिशन की पार्टी उसको अलग ब्लैकमेल करती है, हुकूमत की पार्टी उसको अलग ब्लैकमेल करती है, इत्तेहादी उसको अलग ब्लैकमेल करते हैं। इसके बावजूद वो आदमी हार फिलहाल नहीं मान रहा। आप उसको इस बात की दाद दें, वो लगातार लगा हुआ है। और दूसरी तरफ आप पुरानों की हालत देख लें कि तोशा खाने का केस है, कीमती गाड़ियां और तोहफे लेके अपने घरों में चल गए। अरबोंपति खरबोंपति लोग हैं ये, फिर भी तोहफे लेके अपने घरों में चले गए। आज फारूक एच नायक कहते हैं कोरोना फैल जाएगा, जरदारी साहब नहीं आ सकते, वो वारंट गिरफ्तारी निकले हैं उनके। नवाज शरीफ साहब जो है, वो जज साहब को कहना पड़ा कि वो तो जानबूझ के, उन्होंने तो रवैया ही ऐसा रखा हुआ है कि मैंने इस केस का हिस्सा ही नहीं बनना, दानिस्ता तौर पे। तो ये कानून की इज्जत करते हैं और ब्लैकमेल ये करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी ब्लैकमेल करते हैं, हुकूमत को भी ब्लैकमेल करते हैं। मदद नहीं करेंगे, चलने नहीं देंगे, प्रोपेगेंडा जारी रखेंगे। नवाज शरीफ ने क्या किया यहां से जाने के बाद? यहां पे वादे करते रहे कि खुदा का वास्ता जाने दो, मैंने इलाज करवाना है, मैं आज के बाद कभी तंग नहीं करूंगा, मैं गलत हरकतें नहीं करूंगा। वो बड़े पता नहीं उन्होंने गारंटर डाले, क्या कुछ करके पाकिस्तान से बाहर चले गए। वहां जाके अमेरिका में एक बंदे के थ्रू उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी और जिनको गारंटीज देकर गए थे उनको पता चल गया। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम भिजवाया कि मियां साहब ये क्या बदतमीजी है, और उसके बाद फिर मरियम नवाज साहबा ने बाहर जाना था, उनका जाना मना हो गया। ये तो इनकी हरकतें और इनके काम है अपोजिशन के, वो अभी तक बाज ही नहीं आ रहे, अभी तक बाज नहीं आ रहे। बिलावल कहते हैं कि हुकूमत गिरा दो, इमरान खान को हटा दो, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें? मुझे आप सारे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दें? बताएं। ठीक, आप कह रहे हैं कि इशू इतना सिंपल नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली आपका मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरान खान तमाम मुश्किलात के बावजूद खड़े हैं, अपने एजेंडे से हिल नहीं रहे। और सलीम बुखारी साहब, नाज़रीन आपने सुना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मसले बहुत हैं, प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्वियसली नर्वस, बहुत इश्यूज हैं। ब्रेक के बाद आते हैं वापस और अपने पैनलिस्ट के पास वापस जाएंगे और फिर पूछेंगे कि आगे आने वाले दिनों में ये क्या देखते हैं, सियासत किस रुख बैठेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात यह है कि एक तरफ तो जाहिर है कि हुकूमत चल कैसे रही है, उसकी गवर्नेंस कैसी है, उसके जो पॉलिसीज़ है वो किस तरह है, कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ इमीडिएट हैं, कुछ लॉन्ग टर्म है। एक तो ये डिबेट है, वो चलती रहती है हमेशा। दूसरा ये जब ये बात शुरू हो जाती है कि जी हुकूमत कोई जा रही है, हुकूमत कहीं जाती हुई नज़र नहीं आती हमें। लेकिन सलीम बुखारी साहब, आप कह रहे हैं कि परेशानी है और उसके आपको क्या सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि और भी जो हुकूमत के हैं सपोर्टर्स जो कोलिशन के, वो छोड़ के जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे जान दीजिए थोड़ा सा, जो इमरान ने कहा, इमरान इज एन एब्सोल्युटली लविंग पर्सन, हमें बहुत प्यार है इनसे, बातें भी बड़ी काम की और खरी खरी करते हैं। 2-4 बातों का इख्तलाफ की इजाजत से लेके मैं कहता हूँ कि देखिए, जो आपको गेज किया जाएगा इसमें नहीं कि अपोजिशन ने क्या किया था, इसमें कि आपने क्या डिलीवर किया है। आपने कहा मैं इंसाफ करूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। जिन 74,000 लोगों को आप चोर डाकू कहते थे, उनकी 70% आपकी काबीना में आपके वजीर और मुशीर है। ये मैंने कहा था करने के लिए, या अपोजिशन ने कहा था। इन्होंने कहा था हम कर्जे नहीं लेंगे, कर्जे जब लेते हैं हुक्मरान अपनी जेबें भरते हैं। उन्होंने जो 10 साल में लिया था, आपने 2-1.5 साल में ले लिया, ये झूठ है। आपने कहा था मैं इंक्वायरियां कराऊंगा, लोगों ने किस तरह अपनी जेबें भरी है। बीटीआर की हो गई इंक्वायरी, मालूम जब्बा की हो गई इंक्वायरी। जो 56-65 के करीब नैबिये बैठे हुए हैं आपकी काबीना में, आपके इर्द गिर्द, उनका कुछ कहा आपने? आज बड़े शान से कहा, डिस्क्वालीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नवाज शरीफ को बिल्कुल किया, इसलिए उन्होंने लूटमार की थी। तो अपने दोस्त का भी तो तस्करा फरमाना था ना कि एक और शख्स भी था जिसको डिस्क्वालीफाई किया इस सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नाम जहांगीर तरीन है, जिनको आराम से जहाज दे के आपने भगा दिया यहाँ से, इसलिए कि चीनी और आटे का जो रिपोर्ट थी उसका क्या असर हुआ। यहाँ से क्रेडिबिलिटी आपकी इरोड हो रही है। इसमें अपोजिशन का कोई कमाल नहीं है, ये आप खुद कर रहे हैं, अपने दुश्मन आप खुद है। और दूसरी बात ये कि ये जो जाने की और शेकी होने की बातें हैं,
ये अपोजिशन तो करती ही होती होगी, लेकिन आप अपने अंदर से पार्टी को तो देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं। आपके चाहती भाग के जा रहे हैं, हम बजा रहे हैं उनको। तो ये सारी सूरत हाल जब शेकी करती है आदमी को, तो फिर वो अपने वादों का जवाब देने की बजाय फिर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ आपसे, हमें कोई दुश्मनी नहीं है इमरान खान से। He happened to be my friend for 35 years and he is a dead honest man, there's no doubt about it. But look at the team he had gathered. ये अपोजिशन की रिकमेंडेशन थी कि आप ऐसे लोग लाए जो चोर हैं, जिनकी चोरी साबित है, जो डिसऑनेस्ट है, आप खुद कहते रहे उनको कि वो चोर है। फिर आपने वादे ऐसे किए जो रियलिस्टिक नहीं थे। 90 दिन में बना जनूबी पंजाब का सूबा, 90 दिन में हुई करप्शन खत्म। ये नारे मारने की आदत थी जो आप नहीं कर सकते थे, और अब आपको याद भी नहीं है। आप रेटरिक में नारे मारते रहे, डिलीवरी किधर है? आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान इनको मिला था, जो बर्बाद था, जो तबाह था, 106 का डॉलर था, 165 में आप कहते हैं स्टेबल है। आप कीमतें देखें, 14% से लेकर 28% तक चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। जो आपको मिला था वहां तो रहने देते। अब इसका हिसाब तो देना पड़ेगा इमरान खान साहब को, चाहे किसी को अच्छा लगे या नहीं। जी इमरान, आप इमरान खान के बिहाफ पे आप इमरान खान जरा जवाब दें कि एक तो ये इमरान, ये आपने सुना जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि सारा किस्सा ये है कि 6-7 लोगों को एनआरओ मिल जाए तो सब खुश हो जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे। इज इट दैट सिंपल? यानी कि सबका ट्रायल हो रहा है, नैब कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट्स में अपील लग रही है। आपका ख्याल है कि एनआरओ का कोई किस्सा है? आपको क्या लगता है? सच्ची सच्ची बताएं मुझे। अगर आज शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के और कुछ और लोगों के केसेस बिल्कुल यकसर खत्म हो जाएं, उन्हें कहा जाए कि आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, तो आप मुझे बताएं कि वो इमरान खान के उतना खिलाफ रहेंगे जितना वो इस वक्त हैं? सियासत तो ये लोग ने करनी है ना इमरान, ये तो बात अपनी पोजीशंस लेके आगे चलेंगे। मुझे तो नहीं दिखाई देता कि ये, मुझे जरूर समझ आती है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चलने दें अकाउंटेबिलिटी, लेकिन जरा गवर्नेंस पर फोकस करें। मुझे ये नहीं समझ आती कि क्या समझते हैं इमरान खान के अगर वो फोकस कर लें, पुलिस रिफॉर्म पे फोकस कर लें, इन चीजों पे फोकस कर लें। आखिर इनके इतने बड़े सपोर्टर्स थे, हसन निसार साहब, ये सब लोग जो इस वक्त बाल खींच रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन में। क्यों? ये नहीं क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि रिफॉर्म्स ना हो, लेकिन मेरे जैसा इंसान भी ये पूछता है कि भाई आपको कौन कह रहे अकाउंटेबिलिटी ना करें? जरूर करें। आप आज तो आपने फवाद चौधरी को सुना, उन्होंने कहा जी, आप हसन निसार साहब को पुलिस का एक डिपार्टमेंट देते हैं, उन्हें कहें 10 साल है ठीक करके दिखाओ। यार कागज के ऊपर बैठ के, टीवी पे बैठ के चीजें ठीक करना बहुत आसान होता है। इमरान खान भी ठीक करता था। पिछले 22 साल से वो चीजें टीवी पे बैठ के और कागज पे लिख के ठीक कर रहा था। अब उसको प्रैक्टिकली पहली दफा ठीक करनी पड़ी है आके, तो उसको लग पता गया कि कितना मुश्किल है ये काम। उस्मान बुज़दार जैसा एक अजीबो गरीब आदमी तो उसने पंजाब में वज़ीर आला लगाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि यहां पे उसके इत्तेहादी छोड़ के चले जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी ठक करके। 100 मजबूरियों के साथ वो हुक्मरानी कर रहा है इस वक्त। इंडिपेंडेंट तो वो बिल्कुल नहीं है, और उसके जो सपोर्टर्स हैं वो उसको नहीं छोड़ते, उसके ऊपर मुसल्लत करते हैं चीजें, बहुत सारी चीजें हैं देखें। लेकिन इसके बावजूद गिव अप कर देना अच्छी बात नहीं है। अभी उसके 2 साल पूरे नहीं हुए। मुझे बताएं, हमने नवाज शरीफ को पहले 2 साल में कितनी गालियां दी थी, या पीपल्स पार्टी को कितनी गालियां दी थी, या परवेज मुशर्रफ को कितनी गालियां दी थी? इस आदमी को आप 5 साल पहली दफा आया ये इक्तदार में। नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहा, और जो लूटमार आखिर तक करके गया वो आपके सामने है। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी 3 दफा हुक्मरान रही है, सिंध में तो बार बार उनकी हुकूमत आई है। आप उनको अकाउंटेबल करने की बजाय आप उस बंदे के ऊपर सारे चढ़ाई करते हैं जिसको 2 साल पूरे नहीं हुए अभी आए हुए। मेरे ख्याल में उसके साथ ज्यादती है। उसको टेक्निकली फंसा के बांध के आपने हुकूमत दी है एक निजाम के सामने। और मुझे ये बताएं, 1 मिनट, आप एक टीवी चैनल भी बना सकते हैं जिसमें आप क्लेम करें कि सारे ईमानदार सहाफी हैं। एक टीवी चैनल बनाने की हमारी औकात नहीं है जहां पे सारे ईमानदार बंदे हम इकट्ठे कर सकते हो, तो एक मुल्क की हुकूमत बनाएगा इमरान खान? कायदे आजम ने कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, क्योंकि खोटे सिक्के चलाने पड़ते हैं। आपको सारे ईमानदार और अच्छे लोग नहीं मिलते। इक्तदार के लिए जो सिस्टम आपका यहां पे पार्लियामानी डेमोक्रेसी है, उसके अंदर आपको हर तरह का बंदा इकट्ठा करना पड़ता है।
जैसा निजाम है वहीं से लोग निकल के आएंगे। ये तो इसमें तो इमरान, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, वो तो बिल्कुल सही बात है। बुखारी साहब इतने शानदार आदमी हैं, मैं गवाही देता हूं, पूरी कंपेन मैं करूंगा, पैसे भी मैं खर्च करूंगा, लोगों से उधार पकड़ूंगा, भीख मांग के करूंगा। सलीम बुखारी जैसा ईमानदार आदमी मेरे उस्ताद मोहतरम है, इन जैसा कोई नहीं है। इनको इलेक्शन लड़ाएं, किसी हल्के से ये लड़ें, ये मुझे जीत के दिखा दें। ओ भाई, ईमानदार बंदा आता ही नहीं है, उसके बगैर इक़्तिदार में आप वो आ ही नहीं सकते। आप दोनों जो बात मैं कह रहा हूं, मैक्सिमम लोग इसी तरह के आते हैं, उन्हीं के साथ। जी मैं आती हूँ आपके पास आती हूँ बुखारी साहब। मुझे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आती हूँ मैं गुफ्तगू को। रखते हैं इमरान जो बातें करें उनके अपने अंदर बिल्कुल सदाकत है। जाहिर है कि कोई फरिश्तों की टीम लेके नहीं हुकूमत होती, ऐसी लोगों को लेके हुकूमत होती है। सवाल ये है कि इमरान खान जो अपने ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं, कितनी एनर्जी उसमें डाल रहे हैं और कितनी एनर्जी और चीज में। ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू इस पर हो रही है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी पिछले 3-4 दिनों में जो बातें उन्होंने की है उससे हम अखज़ क्या कर सकते हैं। हमें अभी आपने सुना इमरान खान जो है एंकर, वो ये कह रहे हैं कि जी सीधी बात ये है कि इमरान खान बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उसके बावजूद वो अपनी पोजीशन है उस पर अड़े हुए हैं और रिफॉर्म की तरफ ले जाना चाह रहे हैं मुल्क को। सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं मसले मसाइल हैं, खुद इमरान खान साहब ने एक्सपेक्टेशंस सेटअप की और अब जाहिर है उनको ना कि पूरा कर सक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आगे बढ़े उसमें भी बहुत सवालात हैं। हमें रहमान अजहर ने भी ज्वाइन किया है। बुखारी साहब के पास मैं जाती हूँ। रहमान, अब बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। बुखारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इन रिस्पॉन्स टू इमरान खान, फिर मैं रहमान आपके पास आऊंगा यही सवाल लेके कि आप किस तरह देख रहे हैं सियासत को इस वक्त। जी सलीम बुखारी। जी मुझे बस सिर्फ इतनी अर्ज करनी है। इमरान खान साहब ने कहा कि 6-7 बंदों को मैं एनआरओ दे दूं तो सारा मसला ठीक हो जाएगा, मैं आराम से 5 साल हुकूमत करूंगा, बल्कि अगले 5 साल भी करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ नैब कर रही है, जो कुछ अदालतों में हो रहा है, ये सब उनके कहने पर हो रहा है। जब भी वो चुटकी बजाएंगे उनके कहने पर बंद हो जाएगा। ये सारे एक साहब का बेड़ा गर्क करने के लिए उनका ये वाहद बयान काफी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अपोजिशन अब उनसे एनआरओ क्यों मांगेगी? जो उनको लितर पड़ने थे, जो उनकी तजलील होनी थी, जो उनकी जिल्लत होनी थी, वो सारा कुछ हो चुका है। लेकिन एक सवाल अपनी जगह खड़ा है कि क्या उस पूरे प्रोसीजर और प्रोसेस से एक पैसा उनके खिलाफ करप्शन का अब तक आप साबित कर सके? वो मैं इसके ऊपर इससे आगे जाना नहीं चाहता। दूसरी बात आपने की रिफॉर्म्स की, मुझे आप बताइए क्या हुआ उस पुलिस रिफॉर्म का जिसके लिए वो आईजी साहब लाए गए थे, बड़े तमतराक के साथ पंजाब में भेजे गए थे दुरानी साहब, वो किसने भगाए यहाँ से? एक हफ्ते के बाद डीआईजीओ के आईजीओ के ट्रांसफर किसने किए? एक दिन में 6 सेक्रेटरी किसने बदले? ये गवर्नेंस अगर करने का अंदाज यही है तो फिर ये तो चलता रहेगा जैसा कैसा भी चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया कि इस वक्त इमरान खान साहब का वो वक्त आ चुका है कि वो सर झुका के बैठ के सोचें कि 2 साल में उन्होंने क्या किया है, क्या कमाया है और क्या गवाया है। उनके सारे इलेक्शन स्लोगन्स, उनके सारे कंटेनर्स के वादे, वो तो आप दफन कर चुके हैं खुद अपने हाथों। कहीं दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर उनके पास वक्त है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आपका ख्याल ये है कि उनकी रेटरिक, अपोजिशन का मातम सिर्फ उनको सेल थ्रू कर देगा, तो आई हैव माई रिजर्वेशन। मैं इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये नहीं होने जा रहा। और आपको मैं एक हवाला दे दूं, जब ये कुर्सी के हिलने, मजबूत होने, छोड़ने की बातें होने लगती हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़े ताकतवर आदमी की मिसाल है जिसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो था, जिसने पार्लियामेंट में बैठ के कहा था कि दिस चेयर इज वेरी स्ट्रांग, मैं चाहे वीक हूं। तो क्या हुआ था? ये इस किस्म के तारीखी हवालों से सीखना चाहिए। हालांकि इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि ये मुझे चेयर की बात ही नहीं करनी, अल्लाह रखेगा तो रहूंगा, नहीं तो जाऊंगा, और चेयर से मुझे कोई हटा भी दे तो आई डोंट केयर। खैर, ये उन्होंने आज अपनी पोजीशन वाजे की। रहमान, आप ये बताएं कि आप किस तरीके से देख रहे हैं? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये तो बात क्लियर है कि जो पिछले 2-3 दिनों में इतनी बातें हो रही थी, वर दे अ स्टॉर्म इन अ कप? कुछ तो नहीं हो रहा, ये तो दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू, इज दिस करेक्ट? देखिए नसीम ज़रा साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इसका जवाब जो है वो एक ही फ्रेज में है, और वो फ्रेज मेरा ख्याल है पहले भी बहुत दफा दोहराया जाता रहा है कि वक्त जो है वो गुजर रहा है और ये दबाव जो है वो हुकूमत पर बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी जब बात होती थी, जो परफॉर्मेंस की बात अभी सलीम बुखारी साहब ने जिसका हवाला दिया, मेरा ख्याल है ये इस सारी चीज के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं पर अब ये नजर आ रही है।
जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और खुद वजीर आजम पर जो है वो दबाव बढ़ा है। अभी देखिए आपने पिछले दिनों में उन्होंने किया क्या है। एक तो वो असेंबली में बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो हमें नजर आ रहे हैं, उनके खिताब हो रहे हैं, बजट के सेशन में जो है वो जा रहे हैं, फिर बजट से पहले उन्होंने इशाइया भी दिया, फिर उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ भी मुलाकातें जो है वो उसकी भी कोशिश हुई, बुलाया जाता रहा, फिर जो MNA थे उनके साथ भी जो है वो मुलाकातें हुई। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम इमरान खान पर इस वक्त दबाव तो जरूर है कि मामलात को जो है वो चलाना है। पहले इस हुकूमत ने हमने देखा कि बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया था वजीर आजम इमरान खान का, अगरचे उन्होंने बाकायदा तौर पर यह नहीं कहा, लेकिन तासुर ऐसा जाता था जैसे वजीर आजम इमरान खान को ना तो अपने इत्तेहादियों की जरूरत है, ना उनको असेंबली में आने की जरूरत है, ना उनको उन लोगों की कोई परवाह है जो कि उनकी पार्टी के हैं और वो असेंबली के अंदर हैं, वो उनसे नाराज है, उनके वो गिले शिकवे हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजों की अब जब उन्होंने परवाह करना शुरू किया तो मेरा ख्याल है इसकी पीछे जो हमें बड़ी वजह नजर आती है वो यही दबाव है। और देखिए एक चीज याद रखिए, ये जो दबाव है ना ये ऑपोजिशन की तरफ से नहीं है और ना ही अभी इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि आम जो है वो सड़क नहीं है। ये दबाव याद वो उनके अपने अंदर से हो सकता है या फिर जो है वो किसी और की तरफ से हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये दबाव जो है वो अपोजिशन और अवाम तो नहीं है, तो सियासत में हम जैसे तीसरा फरीक कहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये जो परफॉर्मेंस का दबाव है कम होना है। अब जो है वो आपको नजर आना चाहिए, अब आपको जो है वो चीजों को ठीक करना है, आपने जो वादे किए थे आपने उन वादों को जो है वो पूरा करना है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो अब वजीर आजम इमरान खान पर जो है वो अब उनको ये एहसास हो रहा है कि अब जो है वो गुजर चुका है। देखिए फवाद चौधरी ने इंटरव्यू में क्या बात की थी, उन्होंने भी ये वक्त की बात की थी, और ये जो वक्त की बात हो रही है सारी की सारी कुर्सी जाने ना जाने, इसमें आपको एक रेफरेंस जो है वो बार बार जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो नजर आ रहा है कि जो वक्त है वो हमारे पास जो है वो कम रह गए। यही वो चीज है जिसको मेरा ख्याल है वजीर आजम इमरान खान भी महसूस कर रहे हैं। ये पहले मीडिया कहता था, उनके अपने लोग कहते थे, आसपास जो लोग थे वो भी जो है वो इस चीज का कहते थे कि हमने अपने वादे पूरे करने, हमने वो काम करने जिनका हमने कहा है वो हम क्यों नहीं कर रहे। मगर हुकूमत उस वक्त बहुत ज्यादा उलझी हुई थी कि जो एहतसाब है, एहतसाब चलना चाहिए, पहले इनको पकड़ना जरूरी है। अब मेरा ख्याल है वो जो लिमिट थी जिसमें ये कहा जाता था कि जो है वो मार्जिन था उनके पास, या खेल के भी इब्तदाई मरहलात है जिसके अंदर जो टीमें जब खेलती है ना तो वो थोड़ा सा जरा जो है वो पास भी खेल सकती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो फिर टीम पर भी दबाव होता है कि गोल जो है वो करना है। अब ठीक, अब दबाव ज्यादा है, मार्जिन नहीं है, परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत है। और यही आज पहले फवाद चौधरी ने ये कहा, उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद ये कहा कि अब हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, उसको से हट के जाएंगे, अगर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो इट विल बी द वर्स्ट ऑफ टाइम। अब क्या ब्रेक के बाद जब आएंगे तो नाज़रीन पैनलिस्ट के सामने ये सवाल रखेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर के जो ताल्लुकात रहे हैं या एब्सेंस ऑफ ताल्लुकात या जो झगड़े रहे हैं ऑपोजिशन के साथ, अगर ये कम हो तो क्या रिफॉर्म्स की तरफ ये ज्यादा बढ़ सकते हैं, ज्यादा फोकस कर सकते हैं, या कोई और वजह है कि इनका फोकस इतना रिफॉर्म्स पे नहीं रहा? आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो क्या चीज है जो प्राइम मिनिस्टर को रोकती है वो स्पीड से रिफॉर्म की तरफ जाने के लिए, जिसका उन्होंने खुद जिक्र किया था इलेक्शन से पहले, जीतने से पहले? जी इमरान खान आप बताइए। देखिए प्राइम मिनिस्टर को स्पीड पकड़नी चाहिए। पंजाब में कमांडर उस्मान बुज़दार से जान छुड़वा लेना, जितनी जल्दी छुड़वा लेते उतना अच्छा था। जब लोग कहते थे इसको हटाओ तब खान साहब ने जिद पकड़ी हुई थी कि ईमानदार आदमी है और कुछ मजबूरियां भी हैं खान साहब की, क्योंकि यहाँ पे आपको तो बड़ा आसान लगता है कि उस्मान बुज़दार को हटा के दूसरे आदमी को लाए और सारे मान भी जाएं, तो इधर पंजाब में एक लड़ाई बढ़ जाएगी और हुकूमत चलेगी नहीं। तो खान साहब की मजबूरियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं। तो मेरी राय में पंजाब के अंदर उनके पास बेहतर आदमी होना चाहिए था, कैबिनेट की सिलेक्शन और बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा खोटे सिक्के होते हैं और उनके साथ आपको चलना पड़ता है। हम एकदम कह देते हैं कि जनाब वो मालम जब्बा का क्या बना, तो मेरे यहाँ पे बैठे हुए किसी दोस्त को अगर पता है कि मालम जब्बा केस क्या है तो वो बता दे, क्योंकि मुझे गालियां सुनने का कोई शौक नहीं है कि मैं आपको सच बताऊं कि मालम जब्बा केस क्या है। मैंने उसको पढ़ा, उसको स्टडी किया और मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैं माजी में इस केस का नाम लेता रहूं बगैर इसको पढ़े हुए और बगैर इसको स्टडी किए हुए। तो जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं बिला वजह प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनता रहा हूं कि लोग कहते हैं मालम जब्बा, वो भी कहता है, वो भी कहता है, अपोजिशन भी कहती है, तो मैंने भी मालम जब्बा कहना शुरू कर दिया।
उस केस के अंदर तो कुछ भी नहीं था और मुझे शर्मिंदगी हुई इस बात के ऊपर। तो सुनी सुनाई बात के ऊपर करने से बेहतर है अगर उस शहबाज शरीफ का केस आप पढ़ लें कि उनको अभी इमरान एक फिक्रे में बताएं, प्राइम मिनिस्टर अब क्या करें कि रिफॉर्म का एजेंडा तेजी से आगे बढ़े? व्हाट शुड द प्राइम मिनिस्टर डू? प्राइम मिनिस्टर कम से कम ये पेंडेमिक का टाइम निकाल दे किसी तरह इस मुल्क का, मैक्सिमम हमें बचाते हुए हम नुकसान से बच जाएं, हम सरवाइव कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अगले 1 साल में, 1 साल के बाद देखेंगे इस मुल्क के साथ क्या करना है। 2020 को आप सालों के अंदर ना गिने, ये बड़ा आफत वाला साल है, पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया इसने, दुनिया को शेक करके रख दिया है। सिर्फ हमारी बका हो जाए इस साल में और हम बच जाए इस साल में तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वही बेहतर। जी अजहर आप बताइए, मानजर द सेम क्वेश्चन कि प्राइम मिनिस्टर को क्या उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि रिफॉर्म की तरफ बढ़ें, जो कि आज वो खुद कह रहे थे कि उनका सबसे प्राइमरी एजेंडा है? मेरा ख्याल है ये जो एहतसाब वाला मामला है, अब ये वजीर आजम को जो है वो उसी तरह से रखना चाहिए। ये जिन इदारों का काम है उन इदारों को करने देना चाहिए। हुकूमत के लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन रहा है पिछले 2 सालों में, इस वजह से हुकूमत रिफॉर्म्स नहीं कर सकी। जो रिफॉर्म्स का काम है उसके लिए वजीर आजम को अपोजिशन के साथ बैठने की उनकी जरूरत नहीं है। वजीर आजम उसके बगैर भी सियासत से बालातर होकर जो है वो ये काम कर सकते हैं और ये काम अब उन्हें करना होगा, वरना जो वो वादे किए थे वो उनसे वो आने वाले दिनों में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उन पर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। और देखिए बड़ा एक डेंजरस मिक्स जो है वो तैयार हो जाता है कि आप जहां पर काम भी ना करें, जहां पर आपके अपने लोग भी नाराज हैं और जहां पर ऑपोजिशन भी जो है वो तैयार बैठी होती है। तो ये एक बड़ा डेंजरस मिक्स हो जाएगा वजीर आजम के लिए। अगर इससे निकलना है तो उसके लिए 2 चीजों को वजीर आजम को ठीक करना होगा। एक तो वो वादे पूरे करने होंगे, दूसरा अपने जो सियासी लोग हैं उनको साथ लेकर चलना होगा। ये भी वजीर आजम के लिए जरूरी है। ऑपोजिशन हर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होती है, ये कोई नई बात नहीं है। आज अगर ऑपोजिशन जो है वो वजीर आजम के साथ बैठ नहीं रही, मगर मेरे ख्याल है जो बाकी 2 काम है कि अपने लोगों को साथ लेकर चलना है और दूसरा उन्हें, और इमरान ने बिल्कुल ठीक बात की, सबसे जो मेन ग्राउंड है जहां पर ये जो वजीर आजम का जो टेस्ट होगा वो पंजाब है। पंजाब को अगर ये जितना जल्दी फिक्स कर लेंगे, जितना जल्दी वहां पर ये इस्लाहात के अमल का आगाज करेंगे, उतना वजीर आजम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है। वरना अगर पंजाब में बिल्कुल ये पिछले 2 साल से, सलीम बुखारी साहब योर लास्ट कमेंट बिफोर वी क्लोज द शो। वैसे 3 साल से 2 साल से जर्नलिस्ट लगे हुए पंजाब में कुछ करें, प्राइम मिनिस्टर वही करेंगे जो उन्होंने करना है। अभी भी पता नहीं वो सुनने तो नहीं लगे किसी की। जी सलीम बुखारी साहब, पहली बात तो यह है कि जहां तक गुलजार का ताल्लुक है तो उसको हटाना मुमकिन नहीं है, वो तो खुद इमरान खान साहब के बस में नहीं है। बाकी इस पर मैं इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि आपने कहा रिफॉर्म्स कैसे होंगी। देखिए जब भी कभी कोई नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है वो अपनी पहली स्पीच जो पार्लियामेंट में करता है वो ऑफर करता है अपोजिशन को कि आइए हाथ से हाथ मिलाएं ताकि मिलकर इस कौम की कोई खिदमत की जाए। यहाँ पर हमने उलट देखा, अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल से हम सारे लोग थे विटनेस इसके कि जरदारी साहब उसके खड़े